बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर एंड हो गया है। नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, रेजिम चेंज हुआ है, आपको पता है। तो अनवर उल हक साहब जो थे वो चले गए हैं। नए जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौड़। राठौड़ याद रखें, क्वेश्चन याद रह जाएगा। तो ये 16वें प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के। 17 नवंबर को इन्होंने अपना जो ऑफिस है उसे एज्यूम किया है 36 वोट लेके। ये सवाल बन सकता है कितने वोट लिए इन्होंने। 36 वोट लिए और 17 नवंबर से इन्होंने अपनी जो इनिंग्स है वो शुरू की है। इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है, ये सवाल बन सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और ये कौन सी हल्के से जीत के आए हैं, बाग याद रखें, जिस एरिया से ये जीते हुए हैं इलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको मूंछों वाले सरकार जो है ये नज़र आ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और इससे पहले अनवर उल हक साहब थे जी, वो चले गए हैं। और कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है उसका भी सवाल बन सकता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं, क्या हैं जी, करंट प्रेसिडेंट हैं कश्मीर के। कश्मीर आपको पता है, आप इसे कह सकते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनके अपने जो है ना जी प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी असेंबली है, अपना उनका जो है ना जी पूरा सेटअप है, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर उनका पाकिस्तान के साथ इलाके हैं, जैसा कि फॉरेन अफेयर के मामला, जैसा कि करेंसी के, जैसा कि डिफेंस के जो मामला हैं। तो डोमिनियन टाइप आप कह सकते हैं उसकी पोजीशन है पाकिस्तान के साथ। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अवार्डेड डैश जॉर्डन किंग अब्दुल्ला सेकंड। अच्छा, ये जो भी आए हुए थे पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, इनके बारे में सवाल ये बन सकता है कि कौन सी डेट को ये पाकिस्तान तशरीफ लाए। रिसेंटली कौन से जो है ना जी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया। तो अब्दुल्ला सेकंड है, जॉर्डन से इनका ताल्लुक है जी। जॉर्डन आपको पता है इसे क्या कहते हैं हम, अमान। हमारे पास जॉर्डन कैपिटल अमान है। जॉर्डन को उर्दन कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे हम, उर्दन कहेंगे। इसका कैपिटल आपको पता है अमान है, AMAN, अमान। अमान इसका कैपिटल है जॉर्डन का। और ये किंग अब्दुल्ला जो है, ये इनकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इनका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है। ये वाहिद हाशमियों की हुकूमत इस वक्त अगर किसी मुल्क में मौजूद है तो वो कौन सा है जी, जॉर्डन। इस तरह से सवाल बना है कि कंट्री कौन सा कंट्री है जिसमें हाशमीद किंगडम, हाशमी आपको पता है ख़ानदान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। इनके बारे में भी कहा जाता है कि 41वीं जनरेशन पे इनका सिलसिला नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मिलता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे पिछले दिनों। तो कब 15 नवंबर को ये तशरीफ़ लाए। 2 दिन का इनका ऑफिशियल विजिट था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें इनवाइट किया था, ठीक है। इन्हें निशाने पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, उससे नवाजा गया। जरदारी साहब आपको पता है उन्हें अवार्ड से जो है नवाजने, प्रेसिडेंट अवार्ड करता है ये जो हमारे अवार्ड्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। किंग अब्दुल्ला सेकेंड याद रहेगा। आगे चलते हैं जी। G20 समिट के हवाले से जी नवंबर में हुई है 2025 में। कहाँ हुई है जी ये साउथ अफ्रीका कंट्री, आपको बताया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जोहान्सबर्ग जो है इनका एक सिटी है, तो वहाँ पे ये हुई है। इसका थीम हमारे पास सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रंप ने इसका बाइकआउट किया, ट्रंप नहीं आया, ठीक है। और उसने कहा कि जी हम जो नेक्स्ट हमारे मुल्क में होगी, ट्रंप ने कहा उसमें हम अफ्रीका को बुलाएंगे भी नहीं, साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे जो वाइट लोग हैं उन्हें जो है ना जी कत्ल किया जा रहा है अफ्रीका के अंदर। तो इसीलिए जो है ना जी हम इसका बाइकआउट करते हैं, ये है हुआ। तो G20 आपको पता, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको G20 के हवाले से। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं इसे, 1999 में ये बनाया गया, ठीक है जी। तो आप ये देखें कि क्या करता है, ये क्यों बनाया गया। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। इसमें 19 टोटल 21 इसके मेंबर हैं, 19 कंट्रीज हैं
और 20वां यूरोपीय यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा है। कौन कौन से मतलब बड़े जो मुल्क है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, ये सारे बस वही मतलब सारे जो मेन मेन कंट्री हैं सारे इसमें का इसका हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन भी है, अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा है, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, G20 ग्रेड 20 कह सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ 20। तो ये आपको मैप भी दिखाया गया है, ये सारे कंट्रीज इसका हिस्सा है। सऊदी अरबिया भी इसका हिस्सा है। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाएगा। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्टार्टेड डायरेक्ट फ्लाइट। तो ये मैं देख रहा था, मुझे ज़्यादा रेफरेंस मिले, 20 साल के बाद पाकिस्तान ने शुरू किया बांग्लादेश को डायरेक्ट फ्लाइट्स, लेकिन जब इसे काउंटर चेक किया तो 7 साल के बाद, 7 साल के बाद। ठीक है बेटा, 2018 तक PIA जो है कर रही थी। अब जो है ना 2 प्राइवेट एयरलाइन को ये NOC मिली है। कौन कौन सी हैं जिनका नाम पूछा जा सकता है? फ्लाईजीना और एयर सियाल, ये 2 हमारे पास जो है ना जी क्या है जी, पाकिस्तान की ये प्राइवेट एयरलाइन है जिन्हें अप्रूवल मिली है पाकिस्तान से डायरेक्ट बांग्लादेश में जो है ना जी अपनी फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम करने की दिसंबर 2025 से जो है ना जी ये शुरू हो जाएंगी। तो तकरीबन कुछ 7 सालों के बाद जो है पाकिस्तान दोबारा से शुरू करेगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात दोबारा से अच्छे होने जा रहे हैं। एक गैप था बहुत बड़ा 1971 के बाद, लेकिन अब जो है ना आपको बताया कि उनके जो डॉक्टर मोहम्मद यूनस साहब आए हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सन। अवाम भी चाहती है, वहाँ की अवाम भी चाहती है कि हमारे ताल्लुकात अच्छी हो, पिछली गलतियों को, पिछली कोताहियों को हम भूल के आगे बढ़ें। ठीक है, अभी आपको पता है फजलुर रहमान साहब गए थे बांग्लादेश, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस्तकबाल किया फजलुर रहमान साहब का। इस तरह से मजहब भी एक अवांगी पैदा करने के लिए एक टूल हो सकता है। आगे चलते हैं जी। हु वन एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का जो है, तो पाकिस्तान ने क्या किया जी, बांग्लादेश को शिकस्त दे के ये जीता है। कहाँ हुआ है? दोहा में हुआ है। ठीक है जी, एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 पाकिस्तान ने जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स US रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। न्यूक्लियर जो हथियार हैं दोबारा टेस्टिंग करना शुरू कर दिया USA ने 1992 में 1992 में लास्ट टाइम आप USA ने किया था। उसके बाद CTBT जो था ये साइन किया 1996 में। CTBT आपको 1996 में साइन किया गया था। CTBT क्या है? हमारे पास कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बड़े बड़े जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसके मजीद तजर्बे नहीं किए जाएंगे। ये एक मुआहदा किया था बड़े कंट्रीज ने, जिसमें 5 बड़े न्यूक्लियर पावर भी इसका हिस्सा थी, जिसमें रशिया था, जिसमें चाइना था, जिसमें UK था, जिसमें USA था, सारे के सारे। अब ट्रम्प साहब आए हैं, ट्रम्प कहते हैं जी चाइना भी कर रहा है तजर्बे, रशिया भी कर रहा है, तो हम क्यों ना करें? ठीक है, तो हम भी करेंगे। इसीलिए इसने ट्रम्प ने आगे दोबारा से कहा जी हम एक मतलब क्या होगा क्या इससे एक रेस शुरू हो जाएगी। जब USA करेगा न्यूक्लियर नया धमाका, तो फिर चाइना भी करेगा, फिर जो है ना रशिया भी करेगा। ठीक है, उन्हें देख के इंडिया पाकिस्तान भी करेंगे। ठीक है, पूरी एक रेस शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर एक वार शुरू की मतलब आप कहेंगे। तो इसका ये नुकसान होगा। तो अब ट्रम्प साहब को कौन समझाए? आपको बताया, ट्रम्प साहब खुद में एक अंजुमन है। तो ये तकरीबन कोई 33 साल के बाद, 33 ईयर के बाद जो है ना जी ये दोबारा से USA ने मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करना दोबारा से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। न्योम स्टेडियम आपको बताया बनाया जा रहा है, जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है जी? 350 मीटर ऊंचा बनाया जा रहा है जी, 350 मीटर इसकी हाइट। याद रखिएगा 2034 में आपको पता है सन में FIFA वर्ल्ड कप 2034 वाला कहाँ होना है? इसमें सऊदी अरब में होना है। ये सवाल बन सकता है कि 2034 का जो FIFA वर्ल्ड कप है फुटबॉल का किधर होगा जी? ये होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो ये 2032 तक वही अपना जो नियॉम स्टेडियम है कंप्लीट नियॉम सिटी में बनाया जा रहा है। यहाँ से ये सवाल बन सकता है किधर होगा। वो फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर जबरदस्त पर्सन जहरान ममदानी। अगेन एक जबरदस्त पर्सनैलिटी, बेसिकली इंडियन है, मतलब इसके जो बुजुर्ग थे वो इंडिया से इनका ताल्लुक था। मुसलमान है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। इनकी पार्टी का पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनका ताल्लुक है डेमोक्रेटिक पार्टी से।
न्यूयॉर्क का बनना प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, मेयर बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि वहाँ पे टोटल जो है ना ट्रम्प साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट है, ट्रम्प आपको पता है कि वो कहता है जी व्हाइट की सुपरमेसी होनी चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा पाकिस्तान में, अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो है उसे चैलेंज करता है, इसने इतना उसे रगड़ा लगाया अपनी तकरीरों में और अपनी जो है ना कंपेन के दौरान, ओवरऑल भी असल में नौजवान है और लचीकली बात करते हैं, आवाम के बाद दिल में तक जाती है। ठीक है, इसलिए ट्रम्प साहब शर्मिंदगी की वजह से जहाँ पता लगता है जोरान ममदा नहीं जा रहा है, ट्रम्प साहब ने जाना ही छोड़ दिया। पहले मुखालफत की कोशिश की, इसे दबाने की, ट्रम्प का आपको पता ये तरीकाकार है, पहले वो दबाता है, कोई दब जाए तो ठीक है, वरना फिर खुद दब जाता है। इसने बड़ी कोशिश की ट्रम्प ने इसे दबाने की, आखिरकार नौजवान था, उसने किधर सुननी थी। तो इस तरह से इसने जो है ना ट्रम्प के कैंडिडेट को शिकस्त दी न्यूयॉर्क में, और जो है ना एक ज़बरदस्त पर्सन है, ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में सवाल बन सकता है। इसी तरह से सादिक खान आपको पता है कि लंदन का मेयर, तीसरी चौथी दफ़ा मेरे ख्याल से बना है मुसलसल, वो भी आपका सवाल बन सकता है, ये भी बन सकता है। अच्छा, बेसिकली कहाँ से है ये? कंपाला से है। अगर आप देखें कहाँ से है ये, कंपाला युगांडा में पैदा हुआ था जी, कंपाला में। इसके बावजूद इसके वाले साहब जो थे वो इंडियन थे, बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हैं। ये खुद कंपाला में, युगांडा में, अफ्रीका के अंदर कंट्री है युगांडा, उसका कैपिटल है कंपाला। वहाँ पे ये पैदा हुआ, फिर माइग्रेट होके अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका का इस वक्त न्यूयॉर्क का क्या है, ये मेयर है। पार्टी का नाम ना भूलिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी। पाकिस्तान सफर हाउ मच लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आपको पता है क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो एनर्जी सफ़र कर रहा है। तो एक अंदाज़ा लगाया गया 130 बिलियन डॉलर का जो एनर्जी लॉस हो रहा है हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से। हालांकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो उसमें ना होने के बराबर है। हमसे ज़्यादा इंडिया ने और चाइना ने जो है ना जी क्लाइमेट चेंज को जो है ना जी ख़राब किया हुआ है सारा, उसका जो उसकी वजह है क्लाइमेट चेंज की। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 6ठे नंबर पे है, 106 नंबर पे है। ठीक है जी। विच कंट्री ज्वाइन आसियान ब्लॉक एज इट्स 11th मेंबर। आसियान के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। 1967 में ये बनाई गई थी। इसके मेंबर कंट्री जो है ना अब 11 हो गए, पहले 10 थे। कौन कौन से 11 हैं जी? ये जो आपके साउथ ईस्ट एशियन वाले हैं, इसका एब्रीविएशन भी है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें हमारे पास म्यांमार है, हमारे पास लाओस है, हमारे पास कंबोडिया है, हमारे पास थाईलैंड है, हमारे पास वियतनाम है, हमारे पास इसमें जो है ना जी आप देखिए सिंगापुर है, मलेशिया, इंडोनेशिया है, और ब्रुनाई, दारुसलाम और फिलिपाइन। 10 थे ये। अब 11वां मुल्क जो है तैमूर, इसे ईस्ट तैमूर भी कहेंगे, ईस्ट तैमूर भी कभी कहता है वो, तो परेशान नहीं हो जाना। ये मेंबर बना है जी किसका जी? आसियान का 11वां। 2025 की समिट में। कहाँ हुई 2025 की समिट? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप गया हुआ था इसमें। कुआलालंपुर में हुई है ये, मलेशिया में। ठीक है, 2025 की आसियान समिट कुआलालंपुर में हुई, मलेशिया में हुई है। ठीक है, इस तैमूर का कैपिटल पूछा जाएगा आपसे, दिल्ली। दिल्ली कैपिटल है इस तैमूर का, पूछा गया, पेपर में आया है। ठीक है जी। 67 इसके मेंबर हैं आसियान के। 67 में ये बनी थी। मेंबर कितने हैं जी? इसके 11 हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया में, जकार्ता में आसियान का क्या है जी? हेडक्वार्टर मौजूद है। यूएस इंडियन डिफेंस पैक्ट हुआ अभी आपको पता ही, मलेशिया में, तब ये जब मीटिंग हो रही थी तब की बात है ये। ठीक है, ट्रम्प साहब आ रहे थे, मोदी साहब गए थे, मोदी साहब का पूरा प्लान था उधर जाने का। ठीक है, तो मोदी साहब भी आजकल छुपते फिरते हैं ट्रम्प से। ठीक है जी। ट्रम्प साहब जो है ना जोहरान ममदानी से छुपता फिर रहा है। जोहरान ममदानी अब किससे छुपता फिर रहा है ये आप लोग देखें। चलो जी, 10 साल का जो है ना जी एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और इंडिया के दरमियान में। ये डिफेंस पैक्ट था प्योरली, जिसके अंदर साइन किया गया। F-35 देखें, F-35 या F-35, ये जी सबसे ताकतवर जो है ना जी जहाज है अमेरिका के, जिसमें ये बात भी शामिल है कि F-35 जो जहाज है अमेरिका देगा। ये राजनाथ सिंह है, ये पूछा जा सकता है। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उसके हवाले से राजनाथ सिंह आप कहेंगे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, राजनाथ सिंह। और यूएसए की तरफ से कौन था? देखिए इधर मेंशन किया है मैंने, इंडियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस
पीटर हेगसेथ, पैटी हेगसेथ, पैटी हेगसेथ है जी, कोलालमपुर में जो है ना जी इनकी जो है ना जी ये सारा डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। 10 साल आया जी, ये डेट भी याद रखना चाहिए, तो रखना 31 अक्टूबर को किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, और भी बहुत सारी, एक अच्छी डील है आप ये कह सकते हैं। पीएम शहबाज शरीफ विजिट टू अजरबैजान, तो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है ना किधर पहुंचे हैं जी, अजरबैजान पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं जी? नवंबर 7 और 9 को 2025 में, मेरे ख्याल से 2-3 दफा चले गए हैं शहबाज शरीफ साहब अजरबैजान। तो पहले तो शुरू में तो उनका प्रेसिडेंट आया विजिट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन अब उन्होंने जो है ना जी वाइस प्रेसिडेंट भेजा, उन्होंने कहा बस ये तो रोज आ जाते हैं। ठीक है, अब कौन बार बार जो है ना प्रोटोकॉल का ख्याल करे और जाए। तो देखें जी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है ना जी शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली विजिट किया है जी नवंबर में अजरबैजान का। और आप ये देखेंगे उन्होंने अपना, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने क्या, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर, डिप्टी जो पीएम है उसने रिसीव किया जी बाकू एयरपोर्ट पे। बाकू आपको पता है अजरबैजान कैपिटल है हमारे पास बाकू, और इसकी जो करेंसी है वो मनात है। करेंसी इनकी कौन सी है? अजरबैजान की मनात है। एक ज़बरदस्त इस्लामिक कंट्री, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। और वो अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग थी उसमें भी हमने, पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की थी अजरबैजान को, एक अच्छे ताल्लुकात हैं इनके। वो जो प्रेसिडेंट है पिछले दिनों वो आए हुए भी थे पाकिस्तान में। रिसेंटली विच फार्मर सीएम ऑफ सिंध पास्ट अवे, तो ये जो है ना जिनका नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आफ्ताब शाबान मीरानी साहब हैं जी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 1990 की दहाई में। ये सिंध के क्या रहे जी? सीएम रहे, सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है, बस इतना सा काफ़ी है इनके हवाले से। गजाला हाशमी के हवाले से याद रखेंगे जी, बिकम द फर्स्ट मुस्लिम इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। वर्जीनिया आपको पता है कि रियासत है अमेरिका की, अमेरिका की रियासत है वर्जीनिया, उसकी गवर्नर बनी है जी पहली। पार्टी इसकी, इनकी भी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू विन स्टेट वाइड ऑफिस एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सारी मुसलमान बन रहे हैं। ठीक है जी, इनका नाम याद रखेंगे, गजाला हाशमी साहिबा हैं जी। ये भी इंडियन है, इनका भी ओरिजिन अगर देखें तो इंडियन है, इंडियन जो हैदराबाद वाली साइड के कहीं के हैं ये। ठीक है जी, गवर्नर बनी है कहाँ की? वर्जीनिया रियासत की, रियासत वर्जीनिया की। सीरिया प्रेसिडेंट अहमद अल शारा, अहमद अल शारा ये खबरों में ही है, ये आपको बताएंगे। इनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम थे, अमेरिका ने इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था। अब अमेरिका उन्हें बुला रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है। क्यों बुला रहा है, क्यों प्रोटोकॉल दे रहा है? कल आपने कहा दहशतगर्द है, आपने इस पर पाबंदियां लगाई हुई थी। ठीक है, आज वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, इसराइल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपने सारी पाबंदियां भी खत्म कर दी, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट हमारे साथ आ गया ना। ठीक है, ये पहुंचे हैं जी अमेरिका, तो कब? नवंबर 2025 के अंदर। तो अबू मोहम्मद अल जुलानी, कभी कभी ये भी कह सकता है, ये इनका निकनेम है। इनका निकनेम क्या? अबू मोहम्मद अल जुलानी, या फिर अहमद अल शारे कहेंगे इन्हें हम। प्रेसिडेंट है किसका जी? सीरिया का ये। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली विजिट किया है यूएसए का, और वहाँ पे इसके ऊपर जो पाबंदियाँ थी, दहशतगर्द जो डिक्लेयर किया हुआ था वो ख़त्म कर दिया। ब्लैक लिस्ट वाला टेररिज्म जो ब्लैक लिस्ट थी वो ख़त्म कर दिया, उसे निकाल दिया गया। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये खबरों में। वन द हांगकांग सिक्सेस 2025, ये क्रिकेट का आपको टूर्नामेंट है हांगकांग सिक्सेस। इसके बारे में जो है जी आपसे सवाल बन सकता है जी। पाकिस्तान ने जीता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने जीता है, और कुवैत क्या है जी? इसका रनर अप है। कुवैत क्या था जी? इसका रनर अप था। हांगकांग में ये हुआ है। हाँ जी, क्या है जी? हांगकांग सिक्सेस है पाकिस्तान, हांगकांग सिक्सेस। ठीक है जी। पाकिस्तान फर्स्ट हंगोर क्लास सबमरीन बिल्ट अंडर आ लैंडमार्क यूएस $5 बिलियन एग्रीमेंट विद चाइना। तो हमारी जो सबमरीन है आजकल चाइना से ही आ रही है, चाइना ही बना के दे रहा है, उनके साथ हमारा मुआहदा है। स्टार्ट में हमने फ्रांस से ली थी बीएनएस गाजी वगैरह, लेकिन अब जो है ना जी वो हमें नहीं देते। हमारे ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि हम
उसके ब्लॉक से निकल के चाइना के ब्लॉक में चले गए हैं। तो चाइना से बनवा रहे हैं या फिर हम जो बाकी जहाज़ हैं हमारे बहरी जहाज़ वो हम तुर्की से, टर्की इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो जहाज़ वगैरह हम चाइना से भी बनवा रहे हैं और तुर्की से भी बनवा रहे हैं। इस तरह से जो सबमरीन है चाइना इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। तो ये हमारी डील थी जी। उन्होंने हमें 8 जो है ना जी सबमरीन देनी थी, तो अभी उन्होंने हमें मेरे ख्याल से ये एक हमें प्रोवाइड किया उन्होंने। डॉक्टर आराफा सैयदा जहरा पास्ट अवे ऑन विच डेट? एक ज़बरदस्त खातून, मेरी तो वैसे फेवरेट थी। एक इंटेलेक्चुअल एक होता है ना, जैसे एक कमाल किस्म का इंसान। तो इस तरह के जो है ना जी आप देखें कि ये पर्सनैलिटी थी डॉक्टर सैयदा जहरा। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी और आप जो कहें कि एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल, नॉट अ स्पेशल एडवाइज़र। अच्छा, तो ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान, उनकी जो है ना जी ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी ये स्पेशल एडवाइज़र भी रही हैं उनकी, या आप कह सकते हैं कि एडवाइज़र भी रही हैं। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इसके बारे में सवाल बन सकता है। इनकी डेट भी याद रखिएगा, इनकी एग्जैक्ट डेट भी पूछ 10 नवंबर को इनकी डेथ हुई है। ठीक है। रिसेंटली दिल्ली कार ब्लास्ट, दिल्ली में आपको पता धमाका हुआ है, कार ब्लास्ट हुई है जिसमें जो है ना जी आप देखें कि तकरीबन कोई यहाँ पे तो नो मेंशन है, लेकिन मैं देख रहा था 12 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए हैं। ठीक है, दिल्ली में धमाके होने का मतलब ये है कि वो दिल्ली उनका कैपिटल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किस लेवल के जो है ना जी मामला डिस्टर्ब है। तो लाल किला, इसके बाहर रेड फोर्ट के बाहर जो है ना जी आप देखें लाल किले के बाहर ये धमाका हुआ है जिसमें 12 के करीब लोग जो थे वो मारे गए हैं और 19 के करीब जो है वो जख्मी है। ठीक है। और लाल किले के बारे में सवाल बन सकता है, शाहजहां ने बनवाया था 1639 में। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था 1639 में, 1639 में इसने शुरू किया था, 1648 तक बन गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये भी सवाल बनता है किसने इसका नक्शा वगैरह किसने, आर्किटेक्चर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये बंदा था जिसने लाल किला बिल्ड किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, दिल्ली के अंदर है ये, मुगल दौर में। हाउ मच पिलग्रम परफॉर्म उम्रा इन अ सिंगल मंथ विच इज रिकॉर्डेड हाईएस्ट? बस ये देखिएगा कि 11.7 मिलियन लोगों ने जो है ना जी एक मंथ में उम्रा अदा किया है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं जी उम्रा करने के लिए। इसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की होगी, मुसलमान तो सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, जो उम्रा करने जाते हैं सारे मुसलमान ही हैं। लेकिन फिर भी जो है ना जी हम देखिए करप्शन में बाकी मामलात में सबसे आगे हैं गैर मुस्लिम से भी। और मेरे ख्याल से बाबा बुल्ले शाह का शेर था, उम्रे कीती जांदे हो हज भी कीती जांदे हो, खोखे माल यतीमा दा बकरे कीती जांदे हो। खैर जी आगे चलते हैं जी। हमारे पास है जी एटलीस्ट 12 पीपल वर मर्डर्ड एंड मोर देन 36 अदर्स इंजर्ड इन अ सुसाइड बॉम्बिंग आउटसाइड डैश एरिया इस्लामाबाद। तो ये जी बम्बिंग हुई है। सच्चा सॉरी वो मैंने शेर पढ़ा है, शायद उसके अल्फाज आगे पीछे हो गए होंगे, माजरत। आगे चलते हैं जी। ये है हमारे पास जी ब्लास्ट हुआ है, एटलीस्ट 12 पीपल जो है ना कम से कम जो है वो मारे गए हैं, शहीद हुए। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का। तो वहाँ पे जो है ना जी आप देखेंगे जुडिशल जो कम्प्लेक्स है उसके बाहर धमाका करना और किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, ये सवाल बन सकता है आपका। तो ये है ये हमारे पास जमात अल अहरार, जमात अल अहरार जो कि टीटीपी की शाख है। केपीके में जितने धमाके होते हैं टीटीपी ही उसे एक्सेप्ट करती है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। तो टीटीपी की विंग है जी जमात अल अहरार। ठीक है, उसने क्लेम किया है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जी हमने किया है। अंदाजा लगाया किसी मुल्क के कैपिटल के ऊपर धमाका होने का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुल्क कितना स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्हें इस पर मजीद काम करना चाहिए। दहशतगर्दी किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट और बाकी सारे, सबसे ज्यादा कीमती तो इंसान की जान है ना यार। अगर वो ही नहीं रही तो पीछे क्या रहा, क्या इन्वेस्टमेंट और क्या बाकी चीजें। ठीक है,
चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, कौन सी डेट को हुआ, ये डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। 11 नवंबर को हुआ, थोड़ा सा यूनिक है और इसलिए इसकी डेट एग्जैक्ट पूछी जा सकती है। 27वीं अमेंडमेंट पास हुई है जी पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, 13 नवंबर को हुई है बेटा। ये कौन सी डेट को हुई है, 13 नवंबर को हुई है। और जो है ना जी उसके बाद वोट जो है ना जी आप देखें इसमें कितने पड़े हैं। वोट के हवाले से शायद ना बने सवाल, क्योंकि जो है ना पार्लियामेंट भी थी और सेनेट भी थी, दोनों से वोटिंग हुई। तो इसमें ये सवाल बन सकता है कि जी एक तो डेट कौन सी को, दूसरा कितनी क्लास में अमेंडमेंट की। 59 जो क्लास थी उनमें अमेंडमेंट की गई है 59 क्लास के अंदर। और जो है ना जी बिल किसने पेश किया जी आपके सेनेट के अंदर, आजम नजीर तरन ने किया था जी सेनेट में। ये नहीं शायद ना बने इतना, लेकिन ये 59 क्लास में चेंजिंग की गई और 13 नवंबर को ये पास हुई। इसमें मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें जो है ना जी इम्यूनिटी दी गई प्रेसिडेंट को भी और आर्मी चीफ को भी, फील्ड मार्शल साहब को भी इम्यूनिटी दी गई कि वो उन्हें मतलब है कि जो कुछ उन्होंने किया उससे कोई पूछने वाला नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद भी वो जो कुछ करेंगे उससे भी कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मतलब है कि कोई जो है ना जी उनका बाद में मतलब इम्यूनिटी हासिल है, मतलब कोई सवाल नहीं हो सकता, किसी किस्म का कोई एहतसाब नहीं हो सकता, जो वो करना चाहे करें। इस्लाम के अंदर इसकी वैसे कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपने आप को जवाबदेह समझते थे अवाम के सामने भी। इसी तरह से सहाबा कराम का जब दौर देखें आप, खुलफाए राशिदीन का, वो भी काउंटेबल समझते थे, अपने आप को जवाबदेह समझते थे, उन्होंने भी इम्यूनिटी हासिल नहीं की है। लेकिन अब पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है तो कर लिया, क्या करें। ठीक है, पार्लियामेंट सुपीरियर है, पार्लियामेंट जो चाहे करे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अच्छा इसमें आर्टिकल 273 के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। 273 जो ना आर्मी के हवाले से आप देखेंगे, इसके अंदर जो आर्मी के जो ओहदे हैं उन्हें थोड़े से जो है चेंज किया गया। इसमें एक जो ज्वाइंट चीफ की सीट हुआ करती थी उसे ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद जो है ना जी एक इन सारों का कंबाइन जो है ना जी एक सीट है, आगे चल के उसका नाम आ जाएगा, वो क्रिएट की गई है। 27वीं अमेंडमेंट में वैसे अलग से एक डिटेल वीडियो जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं जी। हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टू लीड। अच्छा ये देखें, ये जी नए सीट क्रिएट की गई है, ये है जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होगा वो सारी फोर्सेस का क्या होगा जी, सरबराह होगा। ये एक सीट क्रिएट की गई है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी सक्सेसफुली परफॉर्म इन द इस्लामाबाद एट। तो रोबोटिक सर्जरी जो है ना, रोबोट्स को यूज करके सर्जरी परफॉर्म की गई है पाकिस्तान में पहली बार इस्लामाबाद में। कौन से इंस्टीट्यूशन है का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स जो हॉस्पिटल है उनका जो है ना जी आप देखें कि उन्होंने क्या किया है जी, एक सर्जरी कंडक्ट की है, रोबोटिक सर्जरी जिसे कहते हैं, सक्सेसफुली वो कामयाब भी रही है। ठीक है, कैरिड आउट थ्रू द एडवांस टूमाई सर्जिकल रोबोट जो थे जी, उनके जरिए ये किया गया। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और उम्मीद है कि ये डेड बॉडी पे की गई होगी, क्योंकि अगर कोई बटन खराब हो गया रोबोट का, अगर जिंदा इंसान आगे लेटा होगा तो उसकी तो तबाही हो जाएगी। मशीनों से इसलिए डर लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत अच्छी दौर बात है टेक्नोलॉजी, मतलब दुनिया बहुत आगे जा रही है। रोबोट्स गेम खेल रहे हैं, अंदाजा लगाए, मतलब वो बाल आती है उन्हें महसूस हो जाती है। इंसान की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे यूज़ करके वो सोचने समझने की सलाहियत भी उनके अंदर जो है नहीं, देखें अब बॉल आएगी वो महसूस करेगा, उसके बाद रिएक्शन देगा, उसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज के दौर में। इस तरह का मतलब है कि दुनिया, रोबोटिक की जो दुनिया है उसमें बहुत आगे जा रही है। पाकिस्तान भी अगर इस तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हु बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हाँ ये कोड बनाया गया है इसके अंदर 27वीं अमेंडमेंट के अंदर, ये कोड भी बनाया गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है या उसके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जितनी भी केसेस है वो सुनेगा अलग से। उसका क्या लगाया गया जी, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को क्या लगाया गया, उसका चीफ जस्टिस लगाया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। पहले इसका कहेंगे फर्स्ट चीफ जस्टिस है किसके जी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। ठीक है जी, 14 नवंबर से इन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया है, इसकी डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी उसे अपॉइंट किया है। ठीक है, इसकी डेट भी याद रखेंगे, नाम भी, ये फर्स्ट है हमारा। ओके, आगे चलते हैं जी।
डैश वाज रिसेंटली होस्टेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल असेंबली एट GHQ। अच्छा, इसमें ताजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तशरीफ लाए थे। ताजिकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कर्नल कर्नल जनरल सुबिर जोदा एमोली अब्दुल रहीम, इस तरह से इनका नाम है जी। ये पूछा जाता है कौन से मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, इस तरह से सवाल बन सकता है। ताजिकिस्तान हमारा जो हमसाया मुल्क है, डायरेक्टली बॉर्डर तो शेयर नहीं करता हमारा, लेकिन हमारा करीब एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है सेंट्रल एशिया में। तो इनके डिफेंस मिनिस्टर जो है जी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। इतना मुश्किल नाम है, कैसे याद करें, लेकिन आप ये याद रखें कौन से मुल्क से आया था। आसिम मुनीर साहब ने GHQ में उन्होंने मीटिंग की और बातचीत की है। रिसेंटली विच फार्मर CM, अच्छा अगेन रिपीट हो गया है, ये डिस्कस कर लिया बेटा हमने, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। हाँ जी, जाफर एक्सप्रेस रिसेंटली एस्केप्ड फ्रॉम द बम्बिंग। तो जाफर एक्सप्रेस आपको बताया कि ये कोयटा की तरफ जाने वाली हमारी वायद ट्रेन है। तो ये पेशावर से, पंजाब से होती हुई, सिंध से होती हुई कोयटा जाती है। तो उस पर रिसेंटली जो है ना जी अटैक बम्बिंग की गई है, जिससे वो थोड़ा बाल बची है। इससे पहले इसे हाईजैक किया गया था 400 पैसेंजर के साथ, अक्सर इन न्यूज़ में रहती है। तो ये सवाल बन सकता है रिसेंटली कौन सी ट्रेन को जो है ना जी वो एस्केप हुई है किससे जी, बम्बिंग से, या उस पर जो है ना जी अटैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस को कहाँ पे, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है जी, बलूचिस्तान के अंदर है, वहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है जी, मार्च 2025 में इसके हाईजैक कर लिया गया था मुकम्मल तौर पे। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर अंदाजा लगाएंगे किस लेवल के जो है ना जी आप की जो रियासत है उसके खिलाफ जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के। ठीक है, एक पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया, अंदाजा लगाएं। ठीक है, उसके पीछे पूरी प्लानिंग, राह की फंडिंग, सारी चीज़ें जो है ना वो उसके पीछे कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। 7 दफ़ा इसके ऊपर अटैक किए गए हैं जी। अरे टॉम क्रूज आपको पता है कि हॉलीवुड के एक ज़बरदस्त एक्टर, ज़बरदस्त मूवीज़ दी इन्होंने। रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड जो है इन्होंने वो लेने में कामयाब रहे हैं जी। ठीक है जी, मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी है उसकी वजह से। रिसेंटली विच एक्स बांग्लादेश प्रीमियर सेंटेंस टू डेथ। रिसेंटली कौन सी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई है? तो शेख हसीना वाजिद हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। तो इनके खिलाफ अब ये कहें कि एक इनकलाब आया था, स्टूडेंट लोग बाहर निकले थे, इन्होंने उन्हें जो है ना जी दबाने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग करवाई। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उसमें जो है ना मारे गए, शहीद हुए, और आखिरकार स्टूडेंट कामयाब हुए, इसे ये भाग गई, वहाँ से इंडिया में छुपी बैठी है। तो वहाँ की जो अदालतें हैं उन्होंने इसे सजाए मौत दी है, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करने की जो है ना इसने क्या क्या आर्डर दिए अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। ठीक है, अगस्त 2024 में ये वहाँ से भाग गई थी और अब ये बांग्लादेश में छुपी हुई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 45 इंडियन पिलग्रिम डेड आफ्टर द बस कोलिजन इन सऊदी अरेबिया, 1 सर्वाइव। तो ये सऊदी अरब के अंदर जो है ना जी बस में जो है ना जी आग लगी है, और उसमें 45 जो इंडियन हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये एक न्यूज़ बन सकती है, इस तरह से सवाल बन सकते हैं रिसेंटली कौन से कंट्री के 45 लोग जो हैं वो एक बस के अंदर धमाके के अंदर या टकराव के अंदर जो है ना जी मारे गए हैं। तो इंडियंस थे कहाँ, सऊदी अरब में ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये सवाल भी एक आप इस तरह से ऐड कर सकती हैं। वैन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान विजिट टू USA, अभी आपको बताया कि इनका बड़ा तारीखी जो है ना विजिट था इसका मोहम्मद बिन सुलेमान का, जो कि क्या कहें जी शहजादे हैं, बल्कि अब तो प्राइम मिनिस्टर भी हो गए हैं सऊदी अरेबिया के। ये गए थे ट्रंप की दावत पे। जमाल खशोगी आपको बताया कि एक मतलब है कि वो था मीडिया का पर्सन था जिन्हें जो है ना तुर्की में कत्ल किया गया था। उसका इल्ज़ाम था कि मोहम्मद बिन सलमान ने मरवाया, इसीलिए ये अमेरिका नहीं जा रहा था। अमेरिका में इसके ऊपर FIR और बाकी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन ट्रम्प साहब जब आए हैं तो इन्होंने आके आपको बताया कि पैसे चाहिए होते हैं, बाकी तो इंसानी हकूक़ और सारी चीज़ें ड्रामेबाजी होती है। पहले इन्होंने बड़ी इंसानी हकूक़ ये वो करते रहे। अब जब सऊदी अरब ने कहा जी मैं जो है ना जी आपके मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ट्रंप ने कहा वेलकम। रेड कारपेट बिछा कर ट्रंप साहब खुद लेने गए हुए हैं जहाज से। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की है मोहम्मद बिन सलमान ने।
जी $1 ट्रिलियन में इन्वेस्ट करूंगा। और पाकिस्तान में कितनी बात की है इन्होंने, अभी सोच रहे हैं 10 मिलियन की सिर्फ। 1 ट्रिलियन होता है 1000 मिलियन डॉलर। ठीक है, कहाँ 1000 और कहाँ 10, वो भी अभी सोच रहे हैं हम 10 मिलियन हमारे मुल्क में आ गया, इसका मतलब है हमारे पास बड़े पैसे आ जाएंगे। 10 मिलियन में से 1 मिलियन भी नहीं करेंगे ये इन्वेस्ट, सिर्फ हमें लॉलीपॉप देते हैं। ठीक है जी, कब इन्होंने विजिट किया है, तारीखी विजिट था, इसकी डेट पूछी जा सकती है। 18 से 19 नवंबर 2025 की ये बात है जी। और F-35 जो जहाज हैं वो भी जो है ना जी पाक सऊदी अरब को देने की इन्होंने जो सऊदी मतलब ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा जी हम आपको F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो हम आपको देंगे। तो इस तरह से बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है। अरशद नदीम ने रिसेंटली गोल्ड जीता जी, कौन सी गेम्स के अंदर, ये सवाल पूछा जाएगा। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो है इसके अंदर जो है ना जी इन्होंने जीता है गोल्ड। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम 2005 में तकरीबन ये शुरू हुई थी। हाँ 2005 में शुरू हुई थी, तो मेंशन किया है मैंने, सऊदी अरबिया में। और ये रिसेंटली भी कहाँ हुई है, रियाज में हुई है। कहाँ हुई है, रियाज में हुई है। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब ने यहाँ भी गोल्ड जीता है। कितना थ्रो किया है, 83.05 मीटर। ठीक है जी, जबरदस्त। अगेन जेवालाइन थ्रो गेम कौन सी में, जेवालाइन थ्रो में। एक और पाकिस्तान का जो अवार्ड है, पाकिस्तान रेसलर है मोहम्मद गुलजार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। ठीक है, 3 तरह के मेडल होते हैं जनरली, ब्रॉन्ज होते हैं, सिल्वर होते हैं और गोल्ड होते हैं। ठीक है जी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है जिन्होंने। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम में जी रॉजर फेडरर के हवाले से है जी। रॉजर फेडरर इलेक्टेड एज टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम। तो रॉजर फेडरर जो है ना जी क्या है जी, 20 टाइम मेजर चैंपियन तो है जीता हुआ। तो अभी ये क्या बना है जी, अच्छा रॉजर फेडरर जो इलेक्ट हुआ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम के अंदर, इलेक्ट किया गया है इसे। इनका ताल्लुक जो है ना स्विट्जरलैंड से है। ठीक है, इसके बारे में क्या सवाल बन सकता है, रॉजर फेडरर के बारे में, टेनिस का प्लेयर है ये, जबरदस्त किस्म का, 20 दफा जो है ना चैंपियन रहा है, मेजर चैंपियन रहा है। ठीक है, elected in first year of the eligibility and will be inducted alongside sports caster and journalist Mary Collins। तो इसका कोई ऐसा सवाल नहीं बन सकता जानना, इसका ये सवाल बन सकता है रॉजर फेडरर जो है ये कौन सी जो है ना जी गेम से इसका ताल्लुक है और कौन से मुल्क के साथ है, स्विट्जरलैंड से है। सऊदी अरबिया प्लान टू इन्वेस्ट हाउ मैनी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, वो अगेन आ गया 10 बिलियन इन्वेस्ट करने का भी प्लान कर रहा है बस। ठीक है, पता नहीं कब करेंगे। तो रिकोडेक में और बाकी जगह पे, टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, तो ये है जी हमसे कई गुना ज़्यादा तो ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। विच इंडियन एयर फोर्स जेट क्रैश ड्यूरिंग एन एरोबेटिक डिस्प्ले एट द दुबई एयर शो। ठीक है जी, ये जो है ना जी इससे तो बेहतर है ना भेजते आप वहाँ एयर शो में। तेजस जो है इनका होम मेड जो है ना जी जहाज है इंडिया का, और ये कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त है, तेजस इसका नाम है, याद रखेंगे तेजस। तो ये वहाँ एयर शो के अंदर ही क्रैश कर गया। अंदाजा लगाएं एयर शो में जो जहाज भेजे जाते हैं वो बेहतरीन और न्यू भेजे जाते हैं, पाकिस्तान के भी गए हुए JF-17 और बाकी। ठीक है, तो एयर शो में पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, वहाँ पूरी दुनिया के जो बायर होते हैं वो आए होते हैं बेसिकली, वो देखते हैं कौन सा जहाज अच्छा है, कंपेरिजन करते हैं, वहाँ से फिर ऑर्डर मिलते हैं। एयर शो का मतलब ये होता है। ठीक है, तो एयर शो में जो है ना जी इनका जहाज ही गिर के तबाह हो गया। बहुत सारे मुल्क जो सोच रहे थे इसे लेने का, जिन मुल्कों ने वायदे किए होते इंडिया के साथ तेजस लेने के, ठीक है, उन्होंने अपने जो उनकी जो डील थी वो कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा ये तो लड़ाई में क्या करेगा, ये तो अभी अमन में, जब वो अपना जो शो है उसके अंदर ही क्रैश हो गया है, तो लड़ाई के दौरान इसने क्या करना है। ठीक है, वो सारा जो कबाड़िया इकट्ठा किया हुआ है, तो उसमें फिर यही होना था बेचारे, वो जो 1-2 पायलट थे बेचारे वो शहीद हो गए, क्या फायदा हुआ। ठीक है जी, कौन से जी शहीद हुए, नमेश सियाल। नमेश सियाल साहब जो ना जी मारे गए हैं, शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, वो मारे गए हैं नमेश सियाल साहब। तो विंग कमांडर थे ये। 21 नवंबर को ये हो रहा है। अच्छा, कहाँ हो रहा था ये एयर शो, दुबई के अंदर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे क्रैश हुआ, दुबई में हुआ।
नाम पूछा जाएगा तेजस इंडिया का, ठीक है। इसका रिएक्शन तो आज मतलब मोदी साहब का कोई आजकल मुश्किल दिन चल रहे हैं, पता नहीं क्या है। वो कहते हैं ना हिंदू शनि भारी है, क्या कहते हैं, मंगल है, मंगलिक हो गया लगता है मोदी साहब। तो जहाँ जा रहे हैं हर तरफ से जो है मोदी साहब को रगड़ा ही लग रहा है, ख्वारी लिखी है मोदी साहब के उसके मतलब है कि उसमें हिस्से में। ट्रम्प साहब पहले नहीं जीने दे रहे, वो जहाँ जाते हैं पहले कहते हैं जी पाकिस्तान ने इतने जान गिराए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। खैर जी, ये एक जबरदस्त एक्टर धर्मिंदर धर्मिंद्रा जी जो है, इनकी डेथ हुई है रिसेंटली 24 नवंबर को। एक जबरदस्त एक्टर, एक बड़े लंबे अरसे तक इन्होंने जो है ना हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री पे इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। सनी देओल जो पाकिस्तान के खिलाफ मूवियाँ बनाता था, वो बॉबी देओल उनका बाप है ये, तो इनकी डेथ हुई है। तो हे मैन भी कहेंगे इसे, ही मैन या है मैन कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी सवाल बन सकते हैं। 89 ईयर्स, कितनी एज में इसकी डेथ हुई है, ये भी सवाल बन सकते हैं। 89 ईयर की इनकी एज थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वोल्केनो जो है रैप्ट हुआ है एथियोपिया के अंदर, ये रिसेंटली पूछा जा सकता है, खबरों के अंदर है। कौन से मुल्क के अंदर वोल्केनो जो है ना रैप्ट हुआ है, निकला है, लावा जो है ना निकला है, कहाँ पे जी, एथियोपिया के अंदर। एथियोपिया आपको पता है कि मिस्र कह रहा हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री एथियोपिया, अबिशा जिसे कहती है, अबैसिनिया, अबिशा एथियोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। एडिस अबाबा इसका कैपिटल है। तो वहाँ पे तकरीबन कोई 12,000 साल के बाद जो है ना जी क्या हुआ है जी, वोल्केनो जो है ना अरेप्ट हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि इसके जो एशेज हैं पाकिस्तान तक आ सकते हैं। चलें जी, विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FC पिशावर अटैक। FC पिशावर में भी अटैक हुआ उनके हेडक्वार्टर पे। तो ये जो है ना जी वही जमात अल अरहार अगेन TTP। मैंने बताया KPK में जो भी, अगर आपको ना पता होगी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अटैक की किसी भी हवाले से, तो TTP के हवाले कर देना, ठीक है। TTP ही करती है, या उनके जो है ना जी कोई ना कोई जाली जमात। और बलूचिस्तान में अगर कोई अटैक हो रहा है तो BLA, BLF या फिर मजीद ब्रिगेड भी BLA की आगे चल के शाख है। तो ये 2-3 जो है ना जी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं, मतलब इन्होंने बांटे हुए हैं, जो उधर आप धमाके करो इधर हम धमाके करेंगे, ठीक है। दोनों राह की फंडेड है। रेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, आपको पता जब 27वीं अमेंडमेंट हुई तो ये 2 जो जज थे इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि जी ये जो अमेंडमेंट है पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूह के खिलाफ है। 27वीं अमेंडमेंट की बात हो रही है। क्या नाम है जी इनका, मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ठीक है। तो ये जो 2 जजेस हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके बारे में आता है कि ये PTI के थोड़े से प्रो थे, और जो बाकी जो सारे सेटअप है उसके थोड़े से खिलाफ थे, इसलिए इन्हें साइड पे लगाया गया था। अब जो है ना जी इन्हें वैसे भी घर भेज देना था, तो इन्होंने पहले रिजाइन करके अपना इज्जत बचा के भागे हैं। आगे चलते हैं जी। वेयर वाज द COP39 COP30 COP30, ये जी इसका जो है ना क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसकी जो कहाँ पे ये हुई है जी, बेलम में, ब्राजील में। 20 और 21 नवंबर को जो है ना इसका इजलास हुआ है। बेलम आपको पता है ब्राजील का जो है ना जी क्या है जी, सिटी है। तो वहाँ पे जो है ना जी ये हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इससे पिछली 29 जो हुई थी वो अजरबैजान में हुई थी, मेरा ख्याल है, हाँ अजरबैजान में हुई थी। चेक कीजिएगा 29 की तरह हुई थी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से है ये। आगे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नमूनिया डे। वर्ल्ड नमूनिया डे हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। आजकल नमूनिया असल में फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए डाल दिया हमने। तो ये बेसिकली क्या है, इन्फेक्शन ही है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या कि फंगी की वजह से हो जाता है। बच्चों के जो आपके फेफड़े हैं आपको डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है जी। थीम क्या था जी, चाइल्ड सर्वाइवल इसका थीम था। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, तो माई डे माई राइट्स, इसके बारे में शायद इतना सवाल न बने। 20 नवंबर को मनाया गया ये। और विच कंट्री हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कमाल हो गया यार। पिछले 8 सालों से फिनलैंड जो है वो टॉप करता आ रहा है, 8वीं दफा टॉप किया है।
मतलब सबसे ज़्यादा खुश जो है वो फिनलैंड की कंट्री है, टॉप करता जा रहा है फिनलैंड। ठीक है, और पाकिस्तान का नंबर 109 है, अफगानिस्तान लास्ट में। अफगानिस्तान आखिरी मुल्क है, पाकिस्तान का रैंक कौन सा 109 है, ये सवाल बन सकता है आपका। अच्छा, ये जो आपका इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, कैसे निकालते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये 6 हैं कि जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, सोशल सपोर्ट कितनी है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम कितनी है, जनरॉसिटी कितनी है, अब्सेंस ऑफ करप्शन कितनी है। इन 4-5 चीज़ों को जो एनर्जी स्टैंडर्ड बना के ये मेजर किया जाता है। व्हाट इज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, टॉलरेंस डे पूछा जाता है। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के हवाले से सवाल बनता है। 16 नवंबर है जी, क्या है जी, 16 नवंबर हर साल मनाया जाता है। बस डे याद रख लीजिएगा, थीम के बारे में इतना नहीं बनता है सवाल। वो तो मुस्लिम मिस यूनिवर्स विनर 2025 की जो मिस यूनिवर्स है फातिमा बूस, ये जी हैं जी, ये जो है मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड है, दुनिया के जो खूबसूरत तरीन लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनका एक पूरा कंपैरिजन होता है। 1952 से शुरू किया गया था। तो इस साल जो बनाई गई 2025 की मिस यूनिवर्स कौन है जी, फातिमा बूश हैं। इनका ताल्लुक मैक्सिको से है। कहाँ, कौन से मुल्क से इनका ताल्लुक है, मैक्सिको से है। शाहबाज अवान बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी चांसलर एट 29। तो शहबाज अवान का नाम याद रखेंगे जी, ये यंगेस्ट चांसलर बने हैं। ठीक है जी, ये आपका करंट अफेयर थे 2025 का, जो आपका सेकेंड लास्ट मंथ है नवंबर का, उसके। और हमारा जो नया बैच है उसके हवाले से भी अनाउंसमेंट मैं कर दूँ इंशाल्लाह। 6 दिसंबर को उसकी पहली क्लास है और जनरल बैच होगा ये, जिसमें आपके जो 10 सब्जेक्ट हैं वो तैयार करवाए जाते हैं। जितनी भी सीट्स आ रही हैं आपके सामने हैं, आईओ की हैं या ईओ की हैं या नायब तहसीलदार के आगे चल के आनी है या एफआईए इंस्पेक्टर के आगे चल के आनी है, या इसके अलावा भी जो सीट्स हैं डिप्टी अकाउंटेंट या बाकी, उन सब के लिए जनरल जो हमारा बैच है वो 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो गिवन नंबर जो हमारे ऑफिशियल हैं एकेडमी के, उन्हीं पे आप कांटेक्ट करेंगे। और इसके अलावा आपके जो मशवरे हैं हमारे लिए, हमारे सेटअप को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट को मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए, बट हमसे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपकी राय हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। हो सकता है हम उनमें से किसी एक को करने में कामयाब हो जाए, जिसका फ़ायदा सबको हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।